एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग वो भी हुई थी जब आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए थे। वहां पर आपने एक बात कही कि अगर एक बुलॉक कार्ट हो या एक कोई बैलगाड़ी हो, उसके दो पहिए हों और पीछे एक हल जोत रहे हों और आगे दो बैल हों, तो उनको साथ साथ ही चलना पड़ेगा उस एक हल को जोतने के लिए। मैं बात कर रहा हूं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की। केंद्र सरकार से आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है? आप कई दफा ये कह चुके हैं कि हमारे को सपोर्ट नहीं मिल रहा जो हमारे को मिलना चाहिए। केंद्र सरकार का ये कहना है कि हम पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो शायद कोई ऑडिटिंग में प्रॉब्लम होगी, शायद उन्होंने कोई कंप्लीशन रिपोर्ट नहीं सबमिट की होगी, लेकिन जो बाकी राज्यों को मिल रहा है झारखंड को भी मिल रहा है। लेकिन साथ में आपने ये बात भी कही कि दोनों पहियों को साथ साथ चलना पड़ेगा। तो क्या कहना चाह रहे थे आप? देखिए, ये तो वो वाली बात हो गई जैसे घर में पति पत्नी झगड़ा करते हैं, इस टाइप से। अगर आपको खाना पसंद नहीं है तो नमक में 2 बूंद किरासन तेल डाल दो खाना में, खत्म खाना। तो ये उस टाइप वाली बात हो गई। देखिए, हमारा देश एक संघीय ढांचा पर आधारित और चलने वाला देश है, और इसी संघीय ढांचा को लेकर के पूरा दुनिया में हमारी एक अलग पहचान भी बनती है, और इसी संघीय ढांचा का लोग लोहा भी मानते हैं कि अलग अलग सरकारें, अलग अलग लोग, अलग अलग संस्कृति, सभ्यता, रंग भेद, अलग बोलचाल, खान पान, सब चीज। आप देखिए, कई ऐसे राज्य हैं जो अपने बोलचाल पर अलग है, खान पान पर अलग है, रंग रोगन पर अलग है। तो वैसा ही है इस राज्य में, उसी संघीय ढांचा का एक नमूना हम भी हैं कि इस देश का एक अंग हम भी हैं। और पांचों अंगुली एक बराबर नहीं हो सकता। अगर पांचों अंगुली एक बराबर हो गया तो आप समझ सकते हैं उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप हैंडीकैप्ड कहेंगे। तो आज ये बहुत बड़ी बात है कि पांचों अंगुलियां अलग अलग होने के बावजूद होता है तभी हाथ मजबूत होता है। तो आज इस देश का एक हिस्सा होने के नाते देश तभी मजबूत हो सकता है जब राज्य मजबूत होगा, और राज्य तभी मजबूत हो सकता है जब हमारे गांव मजबूत होंगे। मैं बिल्कुल स्पष्ट मूल मंत्र लेकर चलता हूं अपने राज्य को लेकर के। हमारा गांव मजबूत नहीं होगा तो हमारा शहर मजबूत नहीं हो सकता। नहीं तो क्या आपको लगता है कि केंद्र से जो सपोर्ट आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा? और केंद्र सरकार के साथ नुरा कुश्ती होती रहती है, चलता रहता है, वो कम बेसी वो सब नोक-झोंक चलते रहेंगे। क्योंकि हम गैर केंद्र शासित राज्यों के हिस्से हैं, डबल इंजन की सरकार यहां नहीं है। डबल इंजन की सरकार हुआ करती थी कभी, लोगों ने बहुत बुरा तरीके से उसको नकारा, एक बार नहीं, 2-2 बार। तो जनता की ही आवाज है। लेकिन केंद्र और विपक्ष बात झारखंड के ऊपर डाल देते हैं कि फाइनेंस कमीशन का एक फॉर्मूला सेट है कि जो सेंट्रल टैक्सेस है उसमें से हर राज्य को किस प्रोपोर्शन में पैसा जाएगा। 4% के करीब बिहार को जाएगा, 3.3%, 3.4 जो है वो उड़ीसा को जाएगा, 3.3 आपके पास आएगा। तो लगभग ये एक फॉर्मूला जो सेट है। उनका ये कहना है कि जो पैसा आता है उस पैसे का बार बार आने के लिए जो पैसा एक बार आता है उसकी एक रिपोर्ट वापस आएगी। अगर उस रिपोर्ट में सब कुछ ठीक होगा तो अगली जो इंस्टॉलमेंट है पैसे की वो आपके पास आएगी। लेकिन अगर वो रिपोर्ट वापस नहीं आई तो अगली इंस्टॉलमेंट नहीं आएगी और फिर कहा जाएगा कि पैसे नहीं दिए गए। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये बात बिल्कुल गलत है। देखिए, सभी चीजों के पास, सभी चीजों का एक अपना दायरा है। हर चीज का एक लिमिटेड बॉक्स है, तभी सरकार बजट पर काम करती है। हम लोग भी एक बजट पे काम करते हैं, केंद्र सरकार भी एक बजट पे काम करती है। अनलिमिटेड बजट नहीं हो सकता। विद इन द बजट ही आपको पूरे देश को चलाना है, और सब में सबकी हिस्सेदारी भी सुनिश्चित है। ये नहीं है कि आप परफॉर्मेंस के आधार पर आप किसी को कम दे रहे हैं या अधिक दे रहे हैं। आज तो केंद्र सरकार की नीति ही बड़ा विचारणीय हो जाती है कभी कभी कि आज किसको किस जगह पर किस प्रपोर्शनेट के साथ आप सपोर्ट करते हैं। आज इसलिए हम लोगों ने भी कई चुनौतियां ली है।
ये था कि जीएसटी आने के बाद तो राज्य के जो रिसोर्स जनरेट करने का ताकत था वो तो आपने छीन लिया, हमारी रीढ़ की हड्डी तो आपने निकाल ली, हम खड़ा होंगे कैसे? और ये एक सुनियोजित तरीका है कि एक ऐसा फॉर्मूला लगाओ कि जहां राज्य को केंद्र के सामने गिड़गिड़ाना पड़े हमेशा। जो कभी राजा महाराजाओं के बीच में हुआ करता था कि भीख मांगो तभी आप जिंदा रह सकते हैं, लेकिन व्यवस्था अगर इस तरीके से लोगों के विचार हैं तो ये भी एक गलत विचार है। आज उनके इस की यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट या ये सब जो मांग और डिमांड की बात है, हम तो कहें कि जो केंद्र शासित राज्य है जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां कितने लोगों ने कितने उनके एनओसीस उन्होंने केंद्र को भेजा है, जरा आप रिपोर्ट उठा के देखेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। पिछले साल आप एक रिपोर्ट भी निकालने वाले थे जिसमें आप ये सारा ब्यौरा देने वाले थे कि किस तरीके से पैसा आ रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, या क्या दिक्कत आ रही है। वो रिपोर्ट कहां तक? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आज हमारा केंद्र सरकार के साथ वो तो सीधी सी बात है कि आपको संसाधन या आर्थिक सपोर्ट के मामले में आज किस तरीके से बोझ कंधे पे डाला जाता है। केंद्र सरकार हमारी बोझ कम करने के लिए प्रयास तो नहीं करती है। आज जीएसटी आने के बाद दो तरीके का इंपैक्ट पड़ा। जो प्रोड्यूसिंग स्टेट है उसको नुकसान हुआ, जो कंज्यूमर स्टेट है उनको फायदा हुआ। ये राज्य कमोवेश प्रोड्यूसिंग स्टेट रहा, हमसे अधिक जीएसटी में बेनिफिट हमारे पड़ोसी राज्य बिहार को हुआ। ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पर, ज्यादा बड़ा पॉपुलेशन राज्य है, कंज्यूमर ज्यादा है, वहां प्रोड्यूसिंग जैसे हमारा इसलिए यहाँ उसका जो फाइनेंशियल कमीशन ने जो प्रोपोर्शन बनाया वो ज्यादा बनाया हुआ है क्योंकि उनकी जनसंख्या ज्यादा है। जनसंख्या नहीं, वो इम्पैक्ट ही ऐसा पड़ा कि जो यहाँ टैक्सेस लगने हैं, जहां बिकेगा आखिरी पॉइंट पर वहां उसको टैक्स ये मिलेगा जी। अभी तो वो सारी चीजें देखिए, केंद्र ये बात जरूर है कि नीतियां ऐसी रखी गई है कि आप आर्थिक परेशानियां राज्यों को कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। राज्य सरकार अपनी क्षमताओं को भी बढ़ाने का प्रयास करती है। और आज आप देखेंगे कि आज हम लोग अपने चैलेंज पर, प्रधानमंत्री आवास चुनाव के वक्त इन लोगों ने बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर दिया, बल्कि हमें जो मिलने वाला कोटा था प्रधानमंत्री आवास का, वो डबल इंजन की सरकारों में चला गया। हमारे कोटा को दूसरे राज्यों में दे दिया गया। फिर बाद में जब हम लोगों ने कहा कि तुम नहीं दोगे तो राज्य सरकार तो जिम्मेवार है गरीबों के प्रति, आज उनके वजह से हमें अबू आवास जैसी योजनाएं चलानी पड़ी, जहां फुल फंडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट स्कीम चलाती है। आप दो या मत दो, हम तो रिस्पॉन्सिबल है, आज हमारी जिम्मेवारी है। तो आज हम, ठीक है, अगर आपका सपोर्ट होता तो ये गरीबों तक हो सकता है कि 5 साल 10 साल के अंदर हम सारे गरीबों को आवाज पहुंचा देते। हो सकता है आपने इस ताकत के बल पर हमें 20 साल लगेंगे, लेकिन हम करेंगे जी, क्योंकि हम संकल्पित हैं और हम अपने क्षमता, अपने पैरों पर हम इस राज्य को भी, देखिए ये राज्य आज तक सिर्फ देता आया है, इसको मिला कुछ नहीं। आज भारत सरकार को पूछिए कि इसको रेवेन्यू कितना मिलते हैं राज्य सरकार से, झारखंड प्रदेश से। रेल का सबसे अधिक अगर रेवेन्यू आता है तो झारखंड प्रदेश से आता है। और रेल में हमारे स्टेट में रेल नेटवर्क जो पब्लिक लोगों को आने जाने के लिए कितनी सुविधाएं उपलब्ध है। तो खैर ये चुनौती सारे जो राज्य है जहां पर ऑपोजिशन की सरकारें हैं वहां पर चुनौती ये आ रही है, जहां पर केंद्र का ये कहना होता है कि हम कई स्कीम्स लागू कर रहे हैं, कई चीजें लेकर आ रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन राज्यों से आता नहीं हो रहा। तो ये मेरे ख्याल से, जैसा आपने कहा कि ये नूरा कुश्ती चलती रहेगी आपकी। लेकिन इसी बात पर मेरे को एक चीज का ख्याल आ रहा था कि जो इस बार जो पद्मा अवार्ड दिए गए उसमें शिबू सोरेन जी को पद्म भूषण से नवाजा गया उनको, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर क्या एक ऐसी मांग थी कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, और इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सबके अपने अपने विचार हैं और उस विचार के पीछे क्या उनका
तर्क है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा बिल्कुल इसमें स्पष्ट मानना है कि आदरणीय दिसोमगुरु शिबू सोरेन जी सिर्फ एक एमपी एमएलए सांसद नहीं, बल्कि एक ट्राइबल आइकन के रूप में उनको हम लोग देखते हैं। मुझे नहीं लगता है कि उनको पहचानने के लिए कोई परिचय देने की आवश्यकता है। आज ग्लोबली उस व्यक्ति का अपना एक, भले ही लंदन, यूके, अमेरिका ना गए हों, लेकिन कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को जरूर लोग एक्सेस करते थे। तो मुझे लगता है कि इनको बेहतर सम्मान दिया जा सकता था। और जो इनका पैरामीटर है, जो कैसा इन लोगों ने फिक्स किया है, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता है कि और बेहतर दिया जा सकता है। हेमंत जी, शिबू सोरेन जी बहुत बड़े ट्राइबल लीडर थे और उनकी पहचान सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं थी। चाहे बिहार ले लें, चाहे छत्तीसगढ़ ले लें, चाहे बंगाल ले लें, चाहे उड़ीसा ले लें, झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो छाप थी वो इन सब इलाकों में थी, आज भी है। अभी पीछे आप असम गए, आप अपर असम गए, तिनसुकिया की तरफ गए, वहां पर टी एस्टेट्स में जो ट्राइबल्स हैं, उनकी आदिवासी जनजाति जो वहां पर लोग थे, उनके बीच में आपने एक बहुत बड़ी रैली की, वहां पर एक बहुत बड़ा आपने सम्मेलन किया। आपको यहां से वहां असम जाकर इतनी बड़ी एक सम्मेलन को करने की क्या जरूरत पड़ी? कहा यह भी जाता है कि देखिए हेमंता बिस्वा जी जब यहां पर इलेक्शन हो रहे थे तो वो को इंचार्ज थे, तो आप हेमंता बिस्वा शर्मा जो हैं उनके गढ़ पर पहुंचे, वहां पर आपने बहुत बड़ा सम्मेलन किया। क्या सोच थी इसके पीछे? कमल जी, देखिए, असम जाना कोई हमारे लिए अचानक होने वाली घटना नहीं है। असम हमारे आदरणीय दिसोमगुरु शिबू सोरेन जी अक्सर वहां जाया करते थे और वहां के आदिवासियों के हितों को लेकर के उन्होंने वहां भी आवाजें रखी अपनी, और लंबे समय से उसको लेकर लोग मिलते रहे हैं। और मुझे लगता है आदरणीय गुरुजी के स्वर्गवास के बाद उनके श्रद्धांजलि सभा में पूरे देश भर से आदिवासियों ने वहां पर उनको श्रद्धांजलि दी। इस दौरान में भी लगभग देश के अलग अलग कोने से आए लोग से हमारी उस समय मुलाकात भी हुई थी। असम, अरुणाचल हो, बंगाल हो, तेलंगाना हो, आंध्रा हो, राजस्थान हो, गुजरात तक से लोग आए थे। सभी लोगों ने हमसे मुलाकात की। तो कई सारे लोगों ने धीरे धीरे, अब लोग और भी बातें कर रहे हैं कि हमें अपने अस्मिता के लिए, अपने पहचान अक्षुण्ण रखने के लिए एक मजबूत कदम उठाने चाहिए। और असम में, चूंकि असम हमारे लिए कोई नया नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि पूरा देश का चाय का उद्योग आदिवासियों के कंधे पर है। अगर आदिवासियों ने हाथ खींच लिया तो देश का चाय बागान बंजर हो जाएगा। तो हेमंत जी, क्या आप अपने आप को झारखंड या झारखंड मुक्ति मोर्चा को यहां तक सीमित रखना चाहेंगे, या आप अपने आप को एक ज्यादा बड़े आदिवासी नेतृत्व में भी देखना चाहेंगे? देखिए, मैं लीडर बनने नहीं आया हूं। लीडर बनने के लिए बहुत संघर्ष और वो सब यदा कदा एक आध लोग होते हैं। जैसे गुरुजी हर गली मोहल्ले में नहीं पैदा होंगे।
तो वो लोग सदियों में एक आध लोग निकलते हैं, तो हम लोग जरूर उनके विचारधारा को कैरी करते हैं और उन्हीं के आइडियोलॉजी का हम लोग पार्ट भी हैं। मुझे लगता है उनके आइडियोलॉजी को कई लोग को काफी ये होता होगा कि पसंद होगा, शायद इस वजह से वो लोग हमसे कनेक्ट करते हैं जी। और तो मुझे लगता है कि लोगों ने हमें बुलाया, हम गए और वहां जो आदिवासी भाइयों का जो हम लोगों ने व्यथा देखी, अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजों की तरह सलूक आज के दिन में बदस्तूर आदिवासियों के साथ। आज अंग्रेजों ने बड़े सुनिश्चित तरीके से बंदूक के नोक पर बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसमें बिहार की बात कहें, आदिवासियों को बंदूक के नोक पर किसी को बंगाल जाके पटक दिया, चाय बागान में, असम में पटक दिया, अरुणाचल में पटक दिया, साउथ में पटक दिया, अलग अलग जगह जहां कॉफी चाय बागान होते हैं। आज वहां पर बदस्तूर लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी मान्यता की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि उनको भी पता है कि ये आदिवासी हैं, लेकिन आदिवासी वो उनको दर्जा देना उनके विचार में नहीं है, उनके सोच में नहीं है। तो ये तो बड़ा विचित्र बात है। तो आज हमने इस कदम पर पहले भी मैंने पत्र भी लिखा है असम सरकार को इस संदर्भ में विचार करने के लिए, और आगे भी इस विषय पर हम लोग जहां जहां झारखंड के लोग हैं, कम से कम मैं उन लोगों तक उनकी चीजों को समझने, जानने और उनके अधिकार पर जरूर हमारी चिंताएं हैं।